हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो इस तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो देख सकते हैं आप, आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12 बायोलॉजी के पूरी किताब के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इनको हमने मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर से छांट के निकाला है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे 50 अति लघुत्तरीय प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा पहला है, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना। ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो उनके नाम हमें बताने हैं। ये आपका क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, तो देख लीजिए कि ऑक्जेलिस और कोमेलाइना जो पौधे हैं वो किन प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। तो ऑक्जेलिस और कोमेलाइना उन्मील परागणी पुष्प जिसको चेस्मोगैमस बोला जाता है इसका उत्पादन करते हैं, और अनुमलीय परागणी पुष्प जिसको क्लिस्टोगैमस बोला जाता है। ठीक है, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस 2 ऐसे पुष्प हैं जिनका ऑक्जेलिस और कोमेलाइना क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का हमें नाम बताना है। ठीक है, तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में न्यूमोकाकस जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में न्यूमोकाकस जिसको स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी बोला था, न्यूमोनी नामक जो जीवाणु है उसको अपने इंजेक्शन में भरा था और भरकर कहाँ लगाया था, चूहों को सुई लगाई थी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाकस जीवाणु को अपने इंजेक्शन में भरकर चूहों को सुई लगाई थी, जिससे चूहों को क्या हो गया था, निमोनिया नामक रोग हो गया था। इन्होंने क्या किया, चूहों को स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी का इंजेक्शन लगाया जिससे चूहों को निमोनिया नामक रोग हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रहण में उत्तरदायी भाग का हमें नाम बताना है। ठीक है, तो स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम तुंशिका है। क्या बोला जाता है, तुंशिका, जिसको एम्पुला भी बोला जाता है। ठीक है, तुंशिका या एम्पुला। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों के से 1900 ईस्वी तक अज्ञात रहा है, इसके 2 कारण बताने हैं। ठीक है, मेंडल का जो वंशागति सिद्धांत है वो 1900 ईस्वी तक क्यों अज्ञात रहा है, इसके 2 कारण बताने हैं। तो मेंडल का जो वंशागति सिद्धांत है वो एक जैविक वंशानुक्रम है। ठीक है, मेंडल का वंशागत सिद्धांत एक जैविक वंशानुक्रम सिद्धांत है जो कि विवादास्पद था। ठीक है, विवादास्पद होने के कारण अभी तक अज्ञात रहा था 1900 ईस्वी तक, और बाद में क्या किया है, 1900 ईस्वी में विलियम बेटसन जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया, इनके सिद्धांत को समझा। क्योंकि इसमें क्या था, इन्होंने मतलब कि इन्होंने ऐसी गणितीय शब्दावली का प्रयोग किया था अपने वंशागत सिद्धांत में जो कि वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और 1900 ईस्वी के बाद जो विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक है उन्होंने जब इसको समझा तो इसको क्या कर दिया, लोकप्रिय बना दिया इनके वंशागत सिद्धांत को। ठीक है, अब इसके 2 कारण निम्न है कि पहले क्या होता था, संचार की सुविधाएं आज की जैसी नहीं थी। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमने सर्च किया गूगल पे, हमें चीजें मिल गई। तो पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, मेंडल के टाइम पे ऐसा नहीं था कि इनका जो वंशागत सिद्धांत है बाहर विदेशों तक पहुंच सके। ठीक है, तो संचार की ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि लोग इनके सिद्धांत को समझ पाते, इसीलिए क्या था, 1900 ईस्वी तक ये अज्ञात रहा है। संचार की सुविधाएं आज की जैसी नहीं थी, और गणितीय शब्दावली के कारण, जो इन्होंने गणितीय शब्दावली की थी उसके कारण यह वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और जब विलियम बेटसन ने समझा तो मेंडल का वंशागत सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, फेमस कर दिया, लोकप्रिय बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम बताने हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखने हैं। तो नास्टक होता है, अजोला होता है, एनेबियाना होता है। क्या होता है, नास्टक, अजोला और एनेबियाना। हमसे 2 पूछे गए थे, हमने 3 साइनोबैक्टीरिया के नाम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है। मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, व्याख्या करनी है। तो मटर के लंबे पौधों में जो जीनोटाइप निर्धारण है वो परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस संकरण द्वारा किया जाता है। मटर के लंबे पौधों का जो जीनोटाइप निर्धारण है टेस्ट क्रॉस संकरण द्वारा किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस हम प्रभावी जनक के साथ करा देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस संकरण कहते हैं। ठीक है,
ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि सहविलुप्तता क्या होती है। सहविलुप्तता क्या होती है इसकी हमें व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी को घुमा फिरा के फिर से पूछ लेगा, प्री बोर्ड में पूछा गया था। सहविलुप्तता क्या होती है? तो सहविलुप्तता का अर्थ है कि जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां विलुप्त हो जाती हैं। ऐसी जातियों को हम क्या कहते हैं? सहविलुप्तता कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है परपोषी मत्स्य जाति एवं उसके परजीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक यानी कि जिसको कार्बनिक बोला जाता है, ठीक है। जैविक या कार्बनिक खेती पर हमें टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो जैविक खेती होती क्या है? तो जैविक अथवा कार्बनिक खेती में रासायनिक खाद जैसे यूरिया का बिना इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। हम क्या करें? ऐसी खेती करें जो कि घरेलू खादों से हो जाए, जैसे गोबर की खाद हो गई, ठीक है। और भी जो घरेलू खादें हैं उनसे हम जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैविक या कार्बनिक खेती कहते हैं। जिसमें कि क्या किया जाए, जैसे बाहरी जो खादें हैं जैसे यूरिया हो गई और भी जो भी खादें हैं तो उनका यूज ना करें, तो ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं? जैविक या कार्बनिक खेती कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लैक प्रचालेख, ठीक है। लैक प्रचालेख ओपेरॉन में जेड और वाई जीन किस प्रकार के एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, कार्यों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो लैक प्रचालेख कूटलेखन, जो जेड जीन थी उसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूटलेखन किया और इसका काम होता है लैक्टोज का विघटन करना। और जो वाई जीन है वो परमीएज का कूटलेखन करती है, ठीक है। ये परमीएज का कूटलेखन करती है और इसका काम होता है पारगम्यता को बढ़ा देना, ठीक है। इसका काम होता है पारगम्यता को बढ़ा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताने हैं, ठीक है। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताने हैं, तो वो सेब होता है और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी और सेब कैसे हैं? दो आभासी फल हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम बताने हैं कि जलीय परागण कौन से दो पौधे करते हैं? तो हाइड्रिला और इलघास। हाइड्रिला और इलघास दो ऐसे पौधे हैं जो कि जलीय परागण करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मांसल फल क्या है, ठीक है। मांसल फल किनको बोला जाता है, ठीक है। तो जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है, ऐसे फल जिनमें जो कि कैसे होते हैं? जिन फलों में फल भित्ति सरस व गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं, ठीक है। ये फल अस्फोटक होते हैं। ये फल कैसे होते हैं? अस्फोटक होते हैं, जिसके कारण इनके जो बीज हैं, ठीक, जिसके कारण इनके जो बीज होते हैं गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होते। जैसे कि आम क्या होता है? आम का गूदा सड़ जाता है फिर भी उसकी गुठली जो होती है वो काम में आती है। जैसे कि आपकी हो गई जामुन का भी गूदा सड़ जाता है फिर भी उसकी गुठली क्या होती है? काम में आती है। तो ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं? मांसल फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिपक्व में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखने, ठीक है। एक ऐसा परिपक्व बताना है जिसमें समाहित कोशिकाओं के हमें नाम बताने हैं। तो वो जनन कोशिकाएं होती हैं, वर्धी कोशिकाएं होती। कैसी होती है? जनन और वर्धी कोशिकाएं एक परिपक्व में समाहित कोशिकाएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में दलपुंज। पुष्प में जो दलपुंज होता है उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो दलपुंज का जो रंग बिरंगा भाग होता है, दलपुंज किसी भी दलपुंज का जो रंग बिरंगा भाग होता है वो आकर्षण का केंद्र होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी सूरजमुखी हो गई, सूरजमुखी का जो बीज का भाग है वो कैसा है? दलपुंज है। तो उसका जो रंग बिरंगा भाग है वो क्या है? आकर्षण का केंद्र है। अर्थात ये कीटों को, जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो पुष्पों में दलपुंज का यही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कीट द्वारा परागित पौधे का नाम बताना है, ठीक है। तो मदार एक ऐसा पौधा होता है जो कीटों के द्वारा परागित होता है, ठीक है। मदार एक ऐसा पौधा होता है जो कीटों के द्वारा परागित पौधा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिषेक फलन क्या होता है, ठीक है। तो जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है, जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जैसे कि अंगूर और केला, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टेम्पिटम परत कहाँ स्थित होती है? टेम्पिटम परत कहाँ स्थित होती है और इसके कार्य बताने, ठीक है। तो टेम्पिटम जो परत होती है, टेम्पिटम परत परागकोश की भीतरी परत होती है। टेम्पिटम परत परागकोश की भीतरी परत होती है। यह विकासशील परागकणों को क्या करती है? पोषण प्रदान करना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनका कार्य क्या होता है? तो लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन व एंड्रोजोन्स हार्मोन का स्राव करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन व एंड्रोजोन्स हार्मोन्स का क्या करती हैं? स्राव करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि शुक्राणु के
एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दिया जाए, यदि हम किसी शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दें तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल दें तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्या होगा इससे, इसका प्रभाव क्या होगा कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आवर्त चक्र क्या होता है। ठीक है, तो आवर्त चक्र मादाओं में होता है, यानी कि स्त्रियों में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है। ठीक है, मादाओं में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे मासिक चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले दो हार्मोन्स के नाम बताने हैं। ठीक है, आवर्त चक्र को प्रेरित या नियमित करने वाले दो हार्मोन्स के नाम बताने हैं, तो वो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेशन है। ठीक है, प्रोजेस्टेशन और एस्ट्रोजन दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि क्या करते हैं, आवर्त चक्र को नियमित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक रोग क्या है। अनुवांशिक रोग क्या है, उदाहरण देना है। ऐसे रोग जो कि माता पिता से उनके संतान में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे रोग जो कि माता पिता से उनके संतान में आनुवांशिक रूप से पहुंचते हैं तो उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं, जैसे कि वर्णांधता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और वर्णांधता दो ऐसे रोग हैं जो कि आनुवांशिक रोग है। अगर माता पिता को या आपके बाबा को है तो हो सकता है पोते में आ जाए, या फिर अगर उसके पिताश्री को है कहो उसके पुत्र को हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से होता है ये अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग माता पिता से उसके संतान में जो अनुवांशिक रूप से पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में गुणसूत्री विकार के कारण उत्पन्न दो रोगों के नाम बताने हैं। मानव में गुणसूत्री विकार के कारण जो दो रोग उत्पन्न होते हैं उनके नाम। तो पहला रोग होता है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा होता है डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या होता है, तो ये 2n-1 अर्थात 45 या फिर 44 प्लस x। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का गुणसूत्र 2n-1 अर्थात 45 या फिर 44 प्लस x होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास बताना है। ठीक है, कि डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र विन्यास क्या होता है, तो ये 2n+1 होता है। ये 2n-1, ये 2n+1 या 47 होता है, या फिर हम कह सकते हैं 45 प्लस XY। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया, तो किन्हीं दो लक्षणों के नाम बताने हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया था। इन्होंने क्या किया था, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं पुष्प का रंग इन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, बैंगनी जो कि प्रभावी था, और सफेद रंग लिया था जो कि अप्रभावी निकला। ठीक है, हरा रंग लिया जो कि प्रभावी था, और जो पीला रंग लिया था वो अप्रभावी था। ठीक है, जो बीज का रंग था हरा लिया वो प्रभावी था, और बीज का रंग पीला लिया तो वो अप्रभावी निकला। पुष्प का रंग इन्होंने बैंगनी लिया तो वो प्रभावी था, और सफेद लिया तो वो अप्रभावी निकला। ठीक है, तो ये मेंडल के प्रयोग के क्या थे, 2 लक्षण थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। किसी भी मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 46 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीनोम क्या है। जीनोम क्या होते हैं, तो किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंड को विशेष स्थानों को काटता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए खंड को विशेष स्थानों को काटता है, तो वो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी आ जाता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ता है, तो वो लाइगेज एंजाइम है जो कि डीएनए खंडों के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ देता है, और जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो डीएनए खंडों को विशेष स्थानों को काट देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम लिखिए। ठीक है, डीएनए में उपस्थित क्षारकों के नाम बताइए, तो वो एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थाइमीन है। ठीक है, डीएनए में उपस्थित जो क्षारक के नाम है वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताना है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं जुड़े रहते, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखने। ठीक है, मनुष्य में जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखने हैं, तो वो हैजा है, तपेदिक है, मियादी बुखार है और निमोनिया है। ठीक है, मनुष्य में जो जीवाणु के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं तो वो हैजा, तपेदिक, मियादी बुखार और निमोनिया होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, व्यसन क्या है? व्यसन क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति ड्रग्स एल्कोहल का आदि का सेवन करता है, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स एल्कोहल आदि का सेवन करता है और इसका बार बार सेवन करने से उस व्यक्ति को इसकी आदत लग जाती है, तो इसी लत को हम क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। ठीक है, बायो की भाषा में हम इसी लत को क्या कहते हैं? व्यसन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओपियोइड्स। ठीक है, ये ओपियोइड्स है, तो ओपियोइड्स पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो ओपियोइड्स क्या होता है? ओपियोइड्स नशीली दवाओं का वह समूह होता है। ठीक है, ओपियोइड्स नशीली दवाओं का वह समूह होता है जिसके अंतर्गत हेरोइन, मॉर्फिन, स्मैक, अफीम और नशीली औषधियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये जो हेरोइन, मॉर्फिन, स्मैक जैसी नशीली औषधियों का जो समूह होता है उसे क्या बोला जाता है? ओपियोइड्स बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाहित मल क्या होता है? ठीक है, वाहित मल क्या होता है? तो कस्बों में, नगरों में, शहरों में नालियों में बहने वाले मलमूत्र और कचरे को हम क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। कस्बों में, नगरों में, शहरों में नालियों में बहने वाले मलमूत्र व कचरों को हम क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। इसके रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या होते हैं? इसके रोगजनक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए। किन्हीं दो प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए। तो वो आपकी पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन दो ऐसी औषधियां हैं जो कि प्रतिजैविक औषधियां होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैव उर्वरक क्या है? ठीक है, जैव उर्वरक क्या है? तो देखिए, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव होते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं? एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो कि मिट्टी की, जो कि इनका काम क्या होता है? मिट्टी की पोषक गुणवत्ता या उर्वरक क्षमता को बढ़ा देना। ठीक है, जैव उर्वरक का काम क्या होता है? मिट्टी की पोषण गुणवत्ता या फिर उर्वरक क्षमता को बढ़ा देना, जैसे कि केचुआ। जैव उर्वरक का प्रमुख कारण केचुआ। केचुआ एक ऐसा जीव होता है जो कि क्या करता है? मिट्टी की पोषक और उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस क्या है? ठीक है, बायोगैस क्या होती है? तो बायोगैस एक ऐसी गैसों का मिश्रण है। बायोगैस एक ऐसी गैसों का मिश्रण होती है जिसमें मुख्यतः मेथेन उपस्थित होती है। बायोगैस में क्या होती है? मेथेन उपस्थित होती है। तो बायोगैस बनती कैसे है? तो ये मवेशियों के मलमूत्रों से बनती है। मवेशियों के मलमूत्र से बनती है बायोगैस। इसे गोबर गैस या फिर बायोगैस कहते हैं। ठीक है, ये मवेशियों के मलमूत्र से बनती है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उत्पाद में उपयोगी दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। जो कि घरेलू उत्पाद में उपयोग होते हैं ऐसे दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहला जो घरेलू उत्पाद है वो सिरका है, जिसमें क्या होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। इसमें एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु उपस्थित होता है। ठीक है, जो कि सिरके का क्या कर देता है? किण्वन कर देता है। अगला होता है दही। दही कैसे जमता है? दही में क्या होते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये सिरका और दही दो ऐसे घरेलू उत्पाद है जो कि जिनमें सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आणविक कैंची क्या है? आणविक कैंची क्या है? इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं। और इसका काम डीएनए खंडों को काटना होता है। ठीक है, इसका जो काम होता है वो क्या काम होता है? डीएनए खंडों को काटना। अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? ठीक है, बायोपायरेसी क्या होती है? तो मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा या फिर दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या संबंधित लोगों से बिना अनुमति लिए किसी भी जैव संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा, दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या संबंधित लोगों से बिना अनुमति लिए किसी भी जैव संसाधन का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा क्या होती है? इस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के दोषपूर्ण जीन को काटकर निकाल दिया जाता है और जिससे स्वस्थ व क्रियाशील जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। जीन चिकित्सा का काम ही होता है कि इसके अंतर्गत जो शरीर में जो दोषपूर्ण जीन होती है, जो खराब जीन होती है, उसको क्या करते हैं? काट के निकाल देते हैं और जो स्वस्थ और क्रियाशील जीन होती हैं उसको वहां पे लगा देते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो बाह्योस्मी प्राणियों के नाम लिख रहे हैं। तो वो छिपकली है और मेढक। छिपकली और मेढक दो ऐसे प्राणी है जिन्हों बाह्योस्मी प्राणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुद्भिद पौधों में कांटे किसका रूपांतरण है? जो कि मरुद्भिद पौधे हैं उसमें कांटे जो होते हैं वो किसका रूपांतरण है? तो कांटे पत्तियों का रूपांतरण है। जैसे कि काफ़ी सारे पौधे होते हैं, जैसे कि आपका जैसे गेंदा हो गया, सूरजमुखी हो गया, उसमें पत्तियां होती हैं, लेकिन जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वो पत्तियों की जगह उसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं। ठीक है,
तो ऐसे जो पौधे हैं उनका नाम है बबूल और नागफनी। नागफनी में देखा होगा आपने केवल और केवल कांटे हैं जो कि पत्तियों का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादक और अपघटक में अंतर बताना है। ठीक है, उत्पादक और अपघटक में अंतर बताना है। तो उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जबकि अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जबकि अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तप्त स्थल। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या है? ठीक है, तप्त स्थल और हॉट स्पॉट क्या है? तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है उसे हम क्या कहते हैं? तप्त स्थल कहते हैं। ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता होती है, संकट में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं, या नहीं कि उसको क्या बोला जाता है? तप्त स्थल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो वह क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिकी तंत्र दोनों ही संरक्षित होते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जैसे सरकारी ऑफिस, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, हर चीजें संरक्षित हैं। ठीक है, वो जैसे कंपनियां हैं, जैसे बैंक है आपकी स्टेट बैंक, वो उसको भाग के जाने का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है राष्ट्रीय उद्यान ऐसे उद्यान होते हैं जहाँ पे वन्य जीव और जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं दोनों ही संरक्षित रहते हैं, उसे वन्य जीवों का क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आई होप आपको सारे समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।